नाभिक तो कल ही पढ़ चुके हैं हम। आज पढ़ना है नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस, कामा इसकी आकृति कैसी होती है, और तीसरा इसका घनत्व कितना होता है। और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान मात्रक पढ़ेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्ट में लिखते हैं AMU। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, दो हेडिंग में अलग अलग। पहला क्वेश्चन आपसे किया जाए कि नाभिक का जो आकृति है वो कैसी होती है। नाभिक कैसा होता है, गोलाकार होता है कि वृत्ताकार होता है कि वर्गाकार होता है, कैसा होता है? आज तक गोलाकार ही पढ़ते आए हैं, और नाभिक गोलाकार होता भी है, लेकिन कुछ परमाणुओं के नाभिक गोलाकार नहीं होते, थोड़ा सा विचलित होते, उससे लगभग 10% का डेविएशन होता है। तो हम ज़्यादातर 90% परमाणुओं के नाभिक को क्या मानेंगे? गोलाकार मानेंगे, परंतु उसमें से 10% कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनके नाभिक पूर्णतया गोलाकार नहीं है, वो उससे विचलित पाए जाते हैं। आकार की बात करें कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक आकार वो लगभग होता है 10⁻15 मीटर की कोटि का, जिसे फर्मी कहते हैं। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ही डिराइव हो गया था। और परमाणु का आकार कितना होता था रदरफोर्ड के अनुसार? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अगर परमाणु का आकार पूछा जाए तो कितना होता है? लगभग 10⁻11 मीटर की कोटि का होता है, ठीक है। और ये लगभग उसका 10,000 गुना छोटा होता है। कौन? नाभिक, यानी परमाणु से बहुत अधिक छोटा होता है। परंतु आज हमको इस आकार के बारे में थोड़ा और डिटेल जानना है, इसका फॉर्मूला जानना है, ठीक है, कि न्यूक्लियस की रेडियस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आपसे अगर हम पूछें कि एक परमाणु है हाइड्रोजन, एक परमाणु है लिथियम, और एक परमाणु है सोडियम, और एक परमाणु है क्लोरीन। आपसे हम पूछे इसमें से किसके परमाणु का नाभिक बड़ा होगा, साइज किसका बड़ा होगा? किस परमाणु के नाभिक का आकार बड़ा होगा? कंपेयर करके आप बता सकते हो। क्लोरीन का होगा स्वाभाविक। क्यों? हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, लिथियम में, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो 3 प्रोटॉन होगा। सोडियम में 11 और 17। ये जो 1, 3, 11, 17 आप देख रहे हो, ये क्या चीज़ें हैं? ये है एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉनों की जो संख्या है वही परमाणु क्रमांक होती है। आपने परमाणुओं में जो ये प्रोटॉन है उनकी संख्या के आधार पर डिसाइड किया कि यहाँ ज़्यादा प्रोटॉन है, इसलिए इसका आकार थोड़ा बड़ा होगा नाभिक का। सोडियम का उससे छोटा, लिथियम का उससे छोटा, और हाइड्रोजन का सबसे छोटा होगा। यही तो डिसाइड किया हो। लेकिन ध्यान में रखना, केवल प्रोटॉन के आधार पर ही आकार का आकलन नहीं किया जाता। इसमें जो ये एक देख रहे हो, ये क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास होता है वो क्या चीज़ होती है? एटॉमिक मास में मास ऑफ प्रोटॉन भी होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक साथ होते हैं। तो अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन बनेंगे? इसमें प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, यानी इस सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं? 11। लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। कैसे? जो परमाणु भार है उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, तो 23 जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जिसमें न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। उसमें से हमें प्रोटॉन को हटा देना है, तो जो बचेगा वो क्या होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं?
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 35 होता है, अप्रॉक्सीमेट, लगभग मानते हैं। अब अगर पूछे कि इसमें कितने प्रोटॉन है, तो आपका उत्तर होगा इसमें 17 प्रोटॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18। 35 में से 17 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है। तो वास्तव में जो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है, नाभिक का आकार, सिर्फ प्रोटॉन से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि नाभिक में केवल प्रोटॉन ही नहीं है, न्यूट्रॉन भी तो है। इसलिए जब नाभिक में क्लोज्ड इनक्लोज्ड मटेरियल आप ढूंढोगे तो उसमें न्यूट्रॉन भी मिलेगा और प्रोटॉन भी मिलेगा। इसलिए नाभिक के आकार की गणना में हमेशा कुल टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन भी होना चाहिए और प्रोटॉन भी होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये X कोई एक परमाणु है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास क्या है? A। एटॉमिक नंबर क्या है? Z और एटॉमिक मास क्या है? इस परमाणु के लिए नाभिक कैसा होगा? गोलाकार। ऐसे कितने हैं? लगभग 90% जो एटम्स है, परमाणु हैं, उनका नाभिक कैसा होता है? गोलाकार। नियर अबाउट 10% का डेविएशन होता है। डेविएशन का मतलब है वो गोलाकार नहीं होते, वो दीर्घवृत्ताकार या किसी अन्य शेप में आ जाते हैं, टोराइड जैसे हो जाते हैं, लेकिन 90% तो गोलाकार ही होते हैं। अब अगर ये गोलाकार है तो इसकी रेडियस को आप मान लो कैपिटल R है। हमने मान लिया कि इस नाभिक का रेडियस क्या है? कैपिटल R। इस नाभिक का आयतन भी तो होगा, वे अगर गोला है तो आयतन होगा, और आयतन गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये जो वॉल्यूम आप देख पा रहे हो, ये वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? किसी नाभिक के लिए नाभिक का आयतन किस पर निर्भर करेगा? गलत बात। नाभिक का आयतन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, ए पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतने ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितने कम न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना कम वॉल्यूम होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगी। तो बेसिक रीजन क्या है? वो है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे, रेडियस ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो बेसिक रीजन यहाँ पे क्या है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। यहाँ ए क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, जैसा मैंने यहाँ आपको समझाया। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r क्यूब, एंड इट इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ से r क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई और इंटू ए आएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट तो लगाना ही होगा ना, उस कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? r0। लेकिन अगर हम इसका घनमूल ले लें, घनमूल, तो r की वैल्यू मिलेगी ना 3/4 पाई पावर 1/3 और इंटू ए पावर 1/3। ये जो पावर था वो ट्रांसफ़र हो गया। ये जो राशि देख रहे हो, ये राशि को हम हटा देंगे और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? r0 इंटू 3/4 पाई टू दी पावर 1/3 एंड ए पावर 1/3। सुविधा की दृष्टि से इस पूरे कांस्टेंट को ही यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इसकी जगह ऐसे लिख देंगे। कैसे? ध्यान देना, जहाँ यहाँ कोई कांस्टेंट रहा होगा, ये r0 जो है वो उस कांस्टेंट और ये जो राशि लिखी हुई है 3/4 पाई पावर 1/3 के बराबर होता है। और इसका मान प्रयोगों के आधार पर 1.2 × 10⁻15 मीटर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो जो r0 ये कांस्टेंट है, यानी बेसिकली किसी भी परमाणु का नाभिक कितना छोटा हो सकता है उसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट है 1.2 × 10⁻15 मीटर। ये r0 की वैल्यू होती है। तो हमको रिजल्ट क्या मिला? r = r0 इंटू ए पावर 1/3। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही है वो फॉर्मूला जिससे हम नाभिक का आकार ज्ञात कर सकते हैं। नाभिक का आकार समझ पाए?
इसमें कोई डाउट तो नहीं ना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो नाभिक का आकार हो गया। एक लाइन याद रखिएगा, नाभिक का आकार किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ से एटॉमिक मास पे, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन नाभिक में है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी साइज क्या होगी, वेरिएट होगी, बदलेगी। इसके बाद आता है नाभिक का आकृति क्या है, दो हेडिंग में है ना, एक है आकार, वो कंप्लीट हो गया, ये R0 की वैल्यू ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या, आकृति। आकृति मैंने बता दिया कि 90% एटम के जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल होते हैं, अर्थात गोलाकार होते हैं। 10% ऐसे नाभिक पाए जाते हैं जो गोलाकार नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घनत्व, डेंसिटी। क्या स्क्रीन पे है? घनत्व कैसे ज्ञात करोगे भाई? घनत्व क्या क्या फॉर्मूला होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये बेसिक फॉर्मूला है डेंसिटी ज्ञात करने का, कि पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना मास है उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो नाभिक के घनत्व को रो से लिखेंगे, और नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, नाभिक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो पूरा रट्टा मार के रखे हो। देखो, नाभिक का अगर आपको द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले ये पता करो कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो कण है, उन कणों का क्या द्रव्यमान है। तो हमने मान लेना है कि एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो पूरे नाभिक का क्या होगा, उसके एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से गुणा कर देंगे। यानी हम यहाँ लिखेंगे लेट स्मॉल m इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का ये द्रव्यमान है। और कितने न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है भाई, कैपिटल A। तो द्रव्यमान कितना होगा पूरा नाभिक का, m इंटू A। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है भाई। देखो, एक न्यूक्लियन, अर्थात एक न्यूक्लियन का मतलब चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। आपको मैंने बता दिया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे दो कण हैं जिनके द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, बहुत थोड़ा सा डिविएशन होता है, उन्हें हम लगभग क्या मानते हैं, बराबर। तो चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, दोनों के द्रव्यमान है समान। अब नाभिक के अंदर यही दो कण पाए जाते हैं। हमने मान लिया एक न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मतलब चाहे एक प्रोटॉन चाहे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। और कुल कितने ऐसे न्यूक्लियन है नाभिक में, A। तो पूरे नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, m इंटू ये, यही तो होगा ना। अच्छा, और वॉल्यूम कितना है, ये तो आप देख ही पा रहे हो पहले से। नाभिक का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से अगर हम डेंसिटी लिखना चाहें तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान अर्थात कैपिटल M बटे वॉल्यूम V। यहाँ से द्रव्यमान m की जगह क्या लिखने वाला हूँ मैं, स्मॉल m इंटू A। और वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे आप, 4/3 πr³। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? बट ये जो R है इसको भी तो हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R0 इंटू A⁴ और इसका क्यूब करेंगे यहाँ पर हम, बट R इज इक्वल टू R0 इंटू A⁴ ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तब क्या मिलेगा, डेंसिटी रो बराबर हो जाएगी m इंटू A/4/3। और ये जो R³ लिखा है इसको रिमूव करके लिखूंगा मैं R0 इंटू A⁴ का क्यूब, यही तो लिखेंगे ना, R की जगह ये वैल्यू यूज करेंगे। तो हो जाएगा m इंटू A एंड बाई 4/3 πr0³ इंटू A, क्योंकि ये 3 फ्री हो जाएगा। तो A से ये क्या होगा, शहीद हो जाएगा। क्या बचेगा, m/4/3 πr0³। अब इसे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इस डेंसिटी के फॉर्मूले में एटॉमिक मास है, नहीं है। दूसरा, क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को A माना है, वो उसमें नहीं दिख रहा है, वो देखो यही स्टेप में ही रिमूव हो गया। इसका मतलब है कि ये वो राशि हमको मिल रही है जो किसी अन्य राशि पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि R0 भी कांस्टेंट है। चाहे आप प्रोटॉन लेंगे चाहे न्यूट्रॉन लेंगे वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो द्रव्यमान ना। तो ये पूरी राशि ही क्या है, कांस्टेंट, अर्थात परमाणुओं के नाभिक का जो घनत्व है वो फिक्स होता है।
और होता कितना है लगभग, होता है 2.7 इंटू 10⁻7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना आएगा कैलकुलेट करने पे। अब इस डेंसिटी को अगर आप देखो तो ये डेंसिटी क्या छोटी मोटी डेंसिटी नज़र आ रही है, 10⁻17 होती है, सॉरी 2 या 2 ही लिखो डायरेक्ट, 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी लोहे से भी क्या है, अधिक है। इसका मतलब परमाणु का नाभिक बहुत ही अधिक डेंस होता है, उसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। क्या आपको ये डाटा स्पष्ट है, इतनी बात समझ में आई है? किसी को किसी बिंदु पे कोई डाउट तो नहीं ना है? एक बार वीडियो को और देखिएगा, समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब सीखेंगे हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लगे, आकार, आकृति और घनत्व। अभी पढ़ना है मात्रक। परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्ट में इसको AMU या फिर सिर्फ U लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को AMU और U लिखते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब मात्रकों की एक पद्धति हमारे पास है, हम MKS पद्धति, CGS पद्धति जानते हैं, ग्राम और किलोग्राम, तो ये नया मात्रक लाने की क्या ज़रूरत है? इसका उत्तर है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या नाभिक ही है, या परमाणु है, इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। ये इतने छोटे द्रव्यमान है कि शायद किलोग्राम से अगर हम इनको कंपेयर करने का प्रयास करेंगे तो जो बाँट होता है ना, उसमें जो मिट्टी चिपकी होती है, 2, 4, 10 कण निकल आएंगे, वो भी इस द्रव्यमान को डिस्टर्ब कर देंगे। समझ रहे हो, बहुत छोटा द्रव्यमान होता है। ऐसे छोटे द्रव्यमानों का कंपैरिजन बड़े मात्रकों से नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशली एक छोटा मात्रक बनाया गया है। अब अगर परमाणु स्तर पर हमें मापन करना है तो परमाणु का ही कोई मानक लिया जाएगा। तो यहाँ जो मानक के रूप में लिया गया है वह है कार्बन परमाणु 6C12। इसे आप पहचानते हो ना, कार्बन का यूनिट है, और इस पृथ्वी के लगभग 99% पदार्थों में ये कार्बन पाया जाता है। जितने भोज्य पदार्थ है खाने वाले, उसमें तो लगभग 90% यही होता है। पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन पूरा किस पे बेस्ड है, कार्बन, जिसमें कार्बन के ही बॉन्ड्स पढ़ाए जाते हैं, और अकार्बनिक रसायन में कार्बन होता नहीं है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट ऐसा बताओ जिसमें कार्बन ना हो, बताओ कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बताओ जिसमें कार्बन ना हो। हाँ, एक एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये अकार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन नहीं होता। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी कार्बन नहीं है। और पोटेशियम सल्फेट, और पोटेशियम क्लोराइड, पूरा साल्ट ही बताओगे। फिर H2O भी है, यस, सबसे बेस्ट तो यही है, इसको तो कोई देखा ही नहीं। ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है, H2O, और इस H2O में कार्बन नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अकार्बनिक या यौगिक कहते हैं, जो इनसे मिलकर बने होते हैं। और कार्बनिक वो होगा जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ कार्बन परमाणु को ही हम मानक मानेंगे। ध्यान से समझना, ये कार्बन परमाणु जो आप 6C12 दिख रहा है, इसका परमाणु भार अगर पूछा जाए तो कितना है, 12, यानी 1 ग्राम परमाणु का भार कितना है, 1 ग्राम परमाणु का भार 12 ग्राम है। 1 ग्राम कार्बन के परमाणु का भार कितना है, 12 ग्राम। और हम जानते हैं कि 1 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं,
1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या जो होती है वह आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। आवोगाद्रो का नाम सुने हो? नाम से ही भैंस लग रहा है, ठीक है। आवोगाद्रो, इसे लिखते हैं किससे? कैपिटल एन से। और इसका मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। यानी 1 ग्राम में किसी भी आप पदार्थ का ले लीजिए, कोई भी परमाणु लीजिए, उसके 1 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं? 6.02 गुणे 10 की घात। ये परमाणु होता है, ये अणु भी होता है। अगर अणु 1 ग्राम अणु लेंगे तो उसमें इतने अणु निकल आएंगे, 1 ग्राम परमाणु लेंगे तो इतने परमाणु निकल आएंगे। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है कार्बन, आप देख पा रहे हो 1 ग्राम परमाणु का भार 12 ग्राम है, और हम जानते हैं 1 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, है कि नहीं? जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट या फिर एक यूनिट, वो 12वां भाग होता है किसका? कार्बन परमाणु के एक परमाणु का भार। 6C12 के एक परमाणु का जितना भार होता है उसके 12वें हिस्से को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट कहते हैं। जानकारी स्पष्ट है? 1/12 AMU 1/12 होता है किसका? कार्बन परमाणु के एक परमाणु का भार। यहाँ ध्यान में रखना, एक परमाणु, पूरे का नहीं, एक परमाणु। अब हमें पता है कि 1 ग्राम में यहाँ 1 ग्राम परमाणु अगर कार्बन का लिया गया है और उस 1 ग्राम परमाणु में कितना ग्राम आ रहा है? 12 ग्राम। और 1 ग्राम में इतने, तो एक परमाणु का कितना? देखो, अगर एक परमाणु का हमें भार निकालना हो तो ये टोटल कितना है? 12 ग्राम। और उसमें से 1 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, तो अवोगाद्रो संख्या से भाग कर दो। तो ये जो 12 ग्राम है वो 6 गुणे 10 की घात 23 परमाणुओं में क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये परमाणुओं की संख्या है ना, और ये कुल भार है। कुल भार 12 ग्राम है, और उस 12 ग्राम में 6 गुणे 10 की घात 23 परमाणु है। तो एक परमाणु का कितना होगा? पूरे भार में हम परमाणुओं की संख्या से भाग कर देंगे, तो ये यूनिट आएगा। तो ये 12 से 12 क्या होगा? कट जाएगा, तो आएगा 1/n ग्राम। और n अवोगाद्रो संख्या है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 ग्राम आएगा। इसको भाग कर लेते हैं, AMU RU बराबर, तो कितना आएगा जी? 1/6 का भाग करके बताओ। 6 कम 6 यानी 1.66 आएगा। 1.66 गुणे 10 की घात 27। लेकिन किलोग्राम में बदलोगे तब, समझ रहे हो कि नहीं? इसे देखो, 1/6 को डिवाइड करोगे ना, वो 0.23 आप छोड़ दो, तो ये 10 बनाओगे इसको। 6 कम 6 4 10, 6 चौक 36, 6 चौक 36, ऐसे चलता रहेगा। यानी ये कुल मिलाकर आएगा 1.66, लेकिन तब 10 पावर ये 23 नहीं, इसे कितना करना पड़ेगा हमें? सीधा 27, और तब मात्रक ग्राम नहीं किलोग्राम, और नहीं तो अगर ग्राम में लिखोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 24। तो एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना भार आता है? 1.66 गुणे 10 की घात 24 ग्राम। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 गुणे 10 की घात जो 24 लिखा है, इसको 27 कर लेंगे तो ग्राम की जगह किलोग्राम का उपयोग करेंगे। 27 किलोग्राम। तो चाहे एक AMU लिखो या एक यूनिट, बराबर यही आएगा 1.66 गुणे 10 की घात 27 किलोग्राम। और ये बहुत छोटा मात्रक है, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, परमाणु सभी के द्रव्यमानों की तुलना कर सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार रिजल्ट पूछा गया है। इसके संगत एक बात और याद रखना, आगे अगला हम पढ़ने वाले हैं जो परमाणु ऊर्जा, उसमें आपको आइंस्टीन की एक थ्योरी मिलेगी, उसके अनुसार हम द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है
इसके समतुल्य ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एक एटॉमिक यूनिट में कितनी एनर्जी बनती है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा आती है। ये एग्जाम में 1 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए और तब इसके बाद हम आगे की घटना आपको सिखाते हैं।